नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 8 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए संस्कृत भाषा शिक्षण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 में आयोजित होने वाली 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट भर्ती परीक्षा के अब तक जितने भी पेपर करवाए हैं, उन सभी पेपर को हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। और ये हमारा संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित साथियों चौथा पेपर है। ठीक है, हम इसको चौथा मॉडल पेपर कहेंगे। इससे पहले हमने 3 पेपर करवा दिए साथियों, और वो पिछले 3 पेपर जिस साथी ने नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। तो साथियों, इसके जो ये पेपर हम करवा रहे हैं, इसके भी हमने 15 प्रश्न करवा दिए हैं। तो हम इनका वाक्यात्मक एनालिसिस नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर इनका करवा दिया। ये गद्यांश से संबंधित है, अपठित गद्यांश से 61 से 66 तक के प्रश्न। तो साथियों, इन प्रश्नों को हमने पहले एनालिसिस करवा दिया था। यहाँ पर केवल आंसर बताएंगे, उसके बाद में जो 15 प्रश्न शेष हैं उनका व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाएंगे। तो इसमें अश्य जो शब्द है, इसकी विभक्ति पूछी थी साथियों, और अश्य शब्द में विभक्ति है साथियों सप्तमी। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न है, जो विज्ञानस्य जो शब्द है साथियों, इसमें संधि विच्छेद करवाया था। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा साथियों विज्ञानस्य प्लस एव। डी ऑप्शन होगा। इसमें साथियों कौन सी संधि थी? इसमें वृद्धि संधि थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो है करणीय। करणीय में प्रत्यय पूछा था, और इसमें अनियर प्रत्यय है, तो क्रय प्लस अनियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था इसमें साथियों विशेष में है, विशेष इसमें पूछा था। तो विशेष जो पद है वो है आविष्कारहा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो समास विग्रह से संबंधित पूछा था। जो यथाशक्ति है उसका समास विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का समास विग्रह था साथियों, इसका करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन हमारा शक्तिम अंतिम क्रम में। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया था अव्यय से संबंधित, और जो अव्यय है वो हमको बताना है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है संप्रति, क्योंकि इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या है साथियों? अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला अपठित व पद्यांश है ये, और पद्यांश 72 प्रश्न है जो 67 से 72 नंबर तक के, वो इस पद्यांश को पढ़कर हमको देने थे। तो इसमें पूछा है व्रत दान यज्ञ, इसमें समास पूछा था। तो यहाँ पर जो समास था साथियों वो कौन सा समास था? द्वंद्व समास। कौन सा था? द्वंद्व समास। तो ये इनका सभी का हमने वाक्यात्मक एनालिसिस करवा दिया। और जिस भी साथी ने ये नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में क्लास है साथियों, वहाँ पर इस क्लास को देख लीजिए और इनका वाक्यात्मक एनालिसिस को साथियों पढ़ लीजिए। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें बताई इनके साथ में कि कैसे इसमें संधि होगी, कैसा समास होगा, क्यों होगा, सभी कारण से हमने इसका एनालिसिस करवाया है। 68वां जो प्रश्न है इसका तदन्य जो शब्द है इसमें पूछी थी संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रश्न है इसमें हमसे प्रत्यय पूछा है। जो प्रसन्न शब्द में है साथियों, इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा कित प्रत्यय। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा था वो है भवता जो शब्द है साथियों, इसकी विभक्ति पूछी है। इसमें है जो 17वां हमारा प्रश्न है साथियों, इसमें है तृतीय विभक्ति एक वचन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नाम में लिंग पूछा था, और नाम शब्द में जो लिंग होता है वो कौन सा होता है? नपुंसकलिंग। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश जो प्रयुक्त छंद है वो हमारा इस पद्यांश को पढ़कर हमको छंद बताना था। जो हमने 4 छंदों के बारे में वाक्यात्मक बताया साथियों, इनको आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था साथियों वो था इंद्र वज्रा। इसका पहला जो वर्ण होता है वो गुरु होता है। इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो है मुझे फल अच्छा लगता है। इसमें क्या पूछा था? इसका संस्कृत अनुवाद करवाया है। तो संस्कृत अनुवाद इसका करेंगे महाम फलम रोचते। ठीक है, महाम फलम रोचते। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अब यहाँ से हमने इनका एनालिसिस नहीं करवाया था, इन सभी प्रश्नों का हम यहाँ से साथियों एनालिसिस कराना शुरू करेंगे। तो ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले साथियों, रीट के L1 वाले और L2 दोनों लेवलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि संस्कृत भाषा के 30 प्रश्न साथियों दोनों लेवलों में पूछे जाएंगे। और साथियों जितने भी पेपर हैं इन सभी पेपर का हम वाक्यात्मक एनालिसिस कर लेंगे, और जितने प्रश्न आए इन सभी पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो संस्कृत भाषा में पेपर का प्रश्न आएगा साथियों, जितने प्रश्न आएंगे वो यहीं से इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हमारे गलत नहीं होंगे। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी पर हम डिस्कस करते हैं वाक्यात्मक रूप से। पहला प्रश्न इसमें पूछा है लिरतुल साना नाम। साथियों यहाँ पर रिक्त स्थान है, और इससे पूछा है कि रिक्त स्थान पूर्यत। जो रिक्त स्थान है इसकी हमको क्या करनी है? पूर्ति करनी है।
तो ये जो आपको सूत्र दिख रहा है साथियों, ये उच्चारण स्थान के रूप में दिख रहा है लिट्तुल नाम। तो ये किसका है? दंता का है, जीव्य मूल्य का है, कंठ का है, मूर्धा का है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा दंतहा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों लिट्तुल नाम दंता का मतलब ये है, इसमें एक लिरी वर्ण है जो साथियों इसका उच्चारण स्थान होगा दंत का। इसके अलावा तय वर्ग है साथियों, क्या होगा? तय वर्ग। और तय वर्ग का मतलब तय, थे, दे, धे, ने, जो 5 वर्ण है तय वर्ग में, वो पांचों के पांचों वर्ण इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा साथियों लय हमारे जो है वर्ण, ये भी इसमें शामिल है, और सलेट वाला जो स है ये भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर वर्ण लिखे हैं ये सब के सब दंत के क्या हैं? उच्चारण स्थान। अगर आपसे पर्सनली साथियों रीट भर्ती परीक्षा में पूछा भी है, ये जो लिरी है वो किसका उच्चारण स्थान है, तो ये दंत का है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें कंठ की, तो इसका जो उच्चारण स्थान वाला सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीयम कंठा। मतलब इसका ए या आ रहा है तो साथियों वो इसका उच्चारण स्थान है कंठ का। कै वर्ग है इसमें, किसमें? कंठ में। कै वर्ग की बात की जा रही है। तो अकु है विसर्जन, और इसमें साथियों महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विसर्ग, जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ ही है। और साथियों है हलवाई जो हमारा है ये भी कंठ का क्या है? उच्चारण स्थान। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विसर्ग और है। और जो दंत में था वो क्या था साथियों? वो था लिरी। और लिरी का कभी दीर्घ नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करें मूर्धा की। तो दोस्तों जो मूर्धा है इसका जो उच्चारण स्थान वर्ग है वो है ऋटुषाणानाम मूर्धा। तो ऋषि है साथियों, जो हमारा ऋषि है इसका जो उच्चारण स्थान होगा साथियों वो क्या होगा? मूर्धा। टे जो वर्ग है पूरा टे, ठे, डे, ढे, ने, ये टे वर्ग आता है। इसमें 5, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5, ये आपने पढ़ा होगा। तो टे वर्ग के जितने भी उच्चारण स्थान है टे, ठे, डे, ढे, ने, ये पाँचों टे, ठे, डे, ढे, अणे, ठीक है साथियों। तो ये पाँचों किस में आते हैं? मूर्धा में आते हैं। तो इस तरह के प्रश्न, और जीव्य मूल्य के जो वर्ण है वो आपको आदक है और आदक है ये पता होगा। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो हमारा 74वां प्रश्न था उसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? वो होगा दंता। लिट्तुल नाम दंतहा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो है अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच परिवर्तनम भवति। जो अहम पुस्तकम पठामि है इसका हमको वाच्य परिवर्तन करना है। अब अहम पुस्तकम पठामि में साथी जो वाच्य है वो अगर पूछ लिया जाए कौन सा वाच्य है, तो इसमें कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है साथियों? इसमें वाच्य होगा हमारा कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य को हमको चेंज किस में करना है? कर्मवाच्य में। अब इसका जो चेंज करने का फार्मूला है, तरीका है, वो क्या है साथियों? जो हमारा कर्ता है अहम, इसमें प्रथमा विभक्ति है, लेकिन हम जब कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन करेगा तो प्रथमा विभक्ति इसमें तृतीय विभक्ति में चेंज हो जाएगी। तो अहम जो है इसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी ये हमको बताना है। तो अहम की तृतीय विभक्ति होगी साथियों मया, ठीक है। कर्म जो हमारा है पुस्तक है, और पुस्तक में साथियों यहाँ पर दूसरी विभक्ति होती है, तो पुस्तक में दूसरी विभक्ति ही रहेगी, पुस्तक का पुस्तकम ही रहेगा। अब पठामी साथियों इसमें आत्मनेपद पद की धातु बना के इसको ये जोड़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? पठियते। क्या हो जाएगा? पठियते। तो ये इसका क्या हमने कर दिया? वाच्य परिवर्तन कर दिया, क्रम से कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में। किस वाच्य में कर दिया? कर्मवाच्य में कर दिया। अब इसका मिलान कर लो, किस ऑप्शन में मया पुस्तकम पठियते है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमको दिख रहा है मया पुस्तकम पठियते। तो डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह हमको वाच्य परिवर्तन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है साथियों ये काफ़ी गहराई से बनाया गया है। ऐसा प्रश्न आपको फिर से देखने को मिल सकता है। इसके एक छोटी सा फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है। प्रश्न क्या है? वाक्यमिदं संशोधित नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति। तो इसमें हमको क्या करना है? वाक्य को शुद्ध करना है। अब वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे साथियों? इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, शब्द दिख रहा होगा, वो है परितः, ठीक है। परितः जो शब्द है इसको हम पकड़ेंगे, और परितः के योग में हमको याद होनी चाहिए कि जब परितः शब्द है तो इसके जो योग में विभक्ति लगती है, परितः के योग में जो विभक्ति लगती है वो कौन सी विभक्ति लगती है? दूसरी विभक्ति लगती है साथियों, द्वितीय विभक्ति इसमें प्रयोग में होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सेकंड जो विभक्ति होती है उसको प्रयोग में लाते हैं।
तो परिहित के योग में कौन सी विभक्ति होती है? दूसरी होती है। तो जहाँ पर आपको दूसरी विभक्ति दिख रही है, नगरस्य है, नगरात है, नगरम है और नगरा है, केवल यही पूर्व वाक्य में परिवर्तन दिख रहे हैं आपको। बाकी पूरा पीछे से आप वाक्य देखेंगे चारों, तो ये पूरे सेम है साथियों। तो अब इनमें कौन सा दूसरी विभक्ति है? क्योंकि परिहित के योग में आपको पता चल गया दूसरी विभक्ति हमने बता दिया, तो परिहित के योग में दूसरी विभक्ति होगी। तो इनमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? नगरम। जो नगरम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? दूसरी विभक्ति हो जाएगी। अब आपको परितः के साथ में आपको एक दो और वर्ड हैं, शब्द हैं, उनको याद रखना है साथियों। एक शब्द आता है अभितः। कौन सा? अभितः। इसमें के योग में भी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। समयः शब्द है, इसके योग में भी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। निक्सा एक शब्द है साथियों, निक्सा, इसके योग में भी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। और साथियों परितः तो हमने बता ही दिया इसके विभक्ति। ये चार वर्ड हैं, ये चार शब्द हैं जो आपको नोट कर लेने हैं। कभी भी ये शब्द दिखे तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? दूसरी विभक्ति होगी। साथियों नगरात, नगरात में पांचवी विभक्ति है, या नगराय में चतुर्थ विभक्ति है और नगरस्य में षष्ठी विभक्ति है। और इसमें कौन सी है? दूसरी। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पहली बार आया है और हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि साथियों जब हम क्लास लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा, तब हमारे चैनल को ज्वाइन कर लोगे और बेल आइकन का क्या कर लोगे? प्रेस कर लोगे। तो साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो सूक्ति से संबंधित है, और इसमें क्या है? निम्नलिखित सूक्ते समुचित, मतलब रिक्त स्थान भरना है साथियों। इसको रिक्त स्थान क्या करनी है? पूर्ति करनी है। हमारी सूक्ति है ज्ञान है ज्ञानम बहारे रिक्त स्थान विना, तो धनम बिना, क्रिया बिना, दानम बिना, विद्या बिना। तो साथियों ज्ञान बिना क्रिया के व्यर्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्रिया। ये बोल रहा है कि जो ज्ञान है साथियों, ज्ञान है वो बिना क्रिया के क्या है? व्यर्थ है। तो इस यहाँ पर हम क्रियाम लिखेंगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये सूक्ति होती है तो हमको एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे श्लोक याद होना चाहिए, तभी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है अष्टाविंशतिः संख्या अस्ति। जो अष्टाविंशतिः लिखा है संस्कृत में, उसको हम अंकों में क्या बताएंगे साथियों? 820 कहेंगे, 28 कहेंगे, 38 कहेंगे या 48 कहेंगे? तो अष्टा का मतलब होता है साथियों 8, और विसंति का मतलब होता है 20। तो 20 और 8 कितने हो गए? 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 28। 20 प्लस 8 28। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह हमको संख्या का क्या बताना साथियों? जो है संस्कृत में अनुवाद को संख्यात्मक रूप से अंकों में चेंज करना है। नेक्स्ट प्रश्न लकार से संबंधित है दोस्तों। इसमें कैसे करना है देखो, विद्यालये सुरक्षणीयमान पालस्याम रेखांकित पदे लकार है अस्ति। लकार इसमें पूछा है, जो रेखांकित पद है उसमें लकार कौन सा है साथियों? यहाँ पर ये आपको रेखांकित पद दिख रहा है पालिश्याम। तो पालिश्याम में जो लकार है वो बताना है साथियों। पालिश्याम में जो लकार है वो कौन सा होगा? लट होगा, लट होगा, लंग होगा या फिर लोट होगा। पालिश्याम की अगर बात करें साथियों तो इसमें जो लकार है वो होगा लिरट। और लिरट लकार की पहचान ये है, आपको यहाँ पर बीच में श और ये दिख रहा है, ठीक है। कभी भी ये वाला श और ये दिखे, या फिर श ये वाला दिखे, या फिर छ दिखे, तो साथियों उसमें आपको हमेशा कौन सा लकार बताना है? लट लकार बताना है। ये आपको मैं बहुत अच्छी एक मोस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पहचान बता रहा हूँ साथियों। आपका कभी भी लकार से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर लट लकार उसमें है तो से, श, छ, ये आपको इस शब्द में जरूर दिखेंगे। जो क्रिया है उसमें जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है धनवान इत्स्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें प्रत्यय पूछा है, जो धनवान शब्द है साथियों इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? तो इस जो शब्द में प्रत्यय होगा वो होगा कितवतु होगा, वति होगा, मतुप होगा या सानच होगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है मतुप। अब मतुप क्यों है? क्योंकि मतुप जो प्रत्यय है इसकी पहचान होती है यदि किसी शब्द में वान या मान दिखाई दे और वो पुल्लिंग शब्द है तो वहाँ पर प्रत्यय मतुप होगा। अगर स्त्रीलिंग शब्द है साथियों तो वहाँ पर आपको मति
या वति दिखाई देगा। लास्ट में शब्द के अंत की पहचान है ये, शब्द के जो अंत में है ये आपको दिखाई देगा। या फिर आपको अगर नपुंसकलिंग कोई शब्द है तो मत या वत दिखाई देगा, ठीक है। पुल्लिंग में वान मान दिखाई देगा, स्त्रीलिंग में मति वति दिखाई देगा, जो नपुंसकलिंग में उसमें मत और वत दिखाई देगा। अब सेम कंडीशन साथियों सानच की है, बहुत से इसमें सानच करके आएंगे और जो हमारा बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि सानच में जो प्रत्यय है उसमें मान और आन मान ये शान ये पीछे को दिखते हैं, वो शब्द में दिखते हैं, लेकिन शब्द नहीं होता साथियों। यहाँ पर ये शब्द दिख रहा है आपको, लेकिन वहाँ पर होगा धातु, ठीक है। धातु का मतलब क्रिया होगी साथियों, उसमें क्रिया में मान या शान आन मान शान है जो हमको पीछे को अंत में दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर शब्द में हमको धनवान दिख रहा है तो वान दिख रहा है, इस शब्द में जुड़ा हुआ है, वहाँ पर क्रिया में जुड़ा हुआ होगा वो। तो हमको ये गलती नहीं करनी है साथियों। अगर शब्द में जुड़ा है तो वतुप है, ठीक है, मतुप है। और अगर हमको किसी धातु या क्रिया में जुड़ा हुआ मिल रहा है तो वहाँ पर सानच प्रत्यय है। तो इस तरह हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर इसका बताना है। तो साथियों इस तरह के प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आने वाले जो एग्जाम है 2025 में 27 फरवरी को तुम्हारा पेपर है उसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है शिक्षण विधि से संबंधित है और इसमें पूछा है या भाषा अध्यापनीया सा तस्या माधव्येन बोधनीय भवति अत्र कह भाषण शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति। तो इसमें जो भाषा शिक्षण विधि है कौन सी प्रयुक्त है ये हमको बताना है। परंपरागत विधि है, प्रत्यक्ष है, पाठ्य पुस्तक है या फिर भंडारकर विधि है। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है प्रत्यक्ष विधि। क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसमें पूछा क्या है कि जिस भाषा का अध्यापन करना है, जिस भाषा का अध्यापन करना है उसी भाषा का उसी माध्यम का प्रयोग किया जावे तो बोधनीय इसमें कौन सी भाषा शिक्षण विधि का प्रयुक्त होगा। तो वो जो भाषा शिक्षण विधि होगी वो कौन सी होगी? प्रत्यक्ष होगी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न कौशल से संबंधित है और कौशल से संबंधित मैं हर बार बताता हूँ आपको, भाषा शिक्षण के 4 कौशल है साथियों। कितने कौशल हैं? 4 कौशल है और चारों कौशलों का हमको ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा प्रथम है, कौन सा अंतिम है, कौन सा ग्रहणात्मक है, कौन सा अभिव्यक्तात्मक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब ये प्रश्न आया है, देख लो आप, भाषाया प्राथमिकम कौशलम अस्ति भाषणम पठनम लेखनम श्रवणम। अब 4 कौशल आपके सामने हैं, चारों कौशल इनसे संबंधित हर बार 150 प्रश्न में साथियों 3 प्रश्न भाषा शिक्षण कौशल के आते हैं। तो 3 मतलब 3 सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। हिंदी में भी ये प्रश्न आता है, संस्कृत में भी आपको देखने को मिलेगा, शिक्षण विधियों में पेडागोजी में साथियों आपको ये देखने को मिलेगा, साइकोलॉजी सब जो हमारी सब्जेक्ट है उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों कौशल वाला टॉपिक। यहाँ से 3 प्रश्न आपको कम से कम देखने को मिलेंगे प्रत्येक पेपर में, चाहे वो L1 वाला हो चाहे L2 वाला हो। तो साथियों इसमें बात की जा रही है प्राथमिक कौशल की। तो प्राथमिक जो कौशल होता है वो सबसे पहला जो जरूरी है साथियों वो जरूरी है श्रवण, ठीक है। ये सबसे प्राथमिक कौशल भी है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, सबसे सरल भी है, ठीक है। कौन सा कौशल की बात कर रहे हैं हम? श्रवण की। और ये प्रश्न पूछा हुआ है रीट भर्ती परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, तो वो होगा श्रवण कौशल, ठीक है। तो इसका जो प्राथमिक कौशल है वो कौन सा उत्तर हो जाएगा साथियों? इसका जो प्राथमिक कौशल है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, श्रवण कौशल हो जाएगा। बात करें अंतिम की, तो अंतिम जो कौशल होता है साथियों वो होता है, अंतिम कौशल की हम बात कर रहे हैं, अंतिम जो कौशल होता है वो होता है लेखनम। और लेखनम सबसे कठिन माना गया है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो सबसे कठिन कौशल है वो कौन सा होगा? लेखन होगा। सबसे सरल जो कौशल है साथियों सरल, वो कौन सा हो जाएगा? श्रवण कौशल हो जाएगा। तो दोनों कौशल आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा साथियों मैं बता दूं कि हम 2 चीज़ों को सुनकर ग्रहण करते हैं, अभिव्यक्त भी 2 कौशलों को बोलकर करते हैं। तो कैसे? एक तो हम बोलकर भाषण भाषण देकर किसी चीज़ को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक हम साथियों लिख कर अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये दोनों कौशल है जो क्या है? अभिव्यक्तात्मक है, जिससे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त। और ये रीट भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, मैं अपने आप से खुद नहीं बना रहा हूँ साथियों, आप पिछले पेपर देखेंगे तो वहाँ प्रश्न आया हुआ है। अभिव्यक्तात्मक कौशल अगर पूछा जाए तो एक तो भाषण है मतलब बोलना है और एक लिखना है। तो ये दोनों अभिव्यक्तात्मक है। और साथियों किसी चीज़ को हम पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं या सुनकर ग्रहण कर सकते हैं। किसी ने कुछ कहा तो उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, ये ग्रहणात्मक कौशल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रहणात्मक कौशल। तो साथियों ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं जो हमारे
गलत नहीं होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है साथियों वो पूछा गया है, अब देख लो यहाँ भी आपसे कौशल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और साथियों ये हमारा 83वां प्रश्न है। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है, क्लास आपको अच्छी लग रही हो साथियों, तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो आपको फिर उपलब्ध नहीं होगी। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा है वो है पठन कौशले भवती। जो पठन कौशल है वो होता है सैस्वर वाचनम मौन वाचनम शुद्ध लेखनम मार्जनच्च अंत्याक्षरी श्लोक लेखनच्च भाष्य लिपि रूपे अवतारणम। तो साथियों जो पठन कौशल होता है उसकी क्या पहचान है, तो पठन कौशल में क्या होता है ये हमको बताना है। तो साथियों इसकी पहचान की अगर बात करें, जो सैस्वर वाचन है, सैस्वर वाचन और मौन वाचन, ये साथियों इसमें क्या होता है ज़रूरी होता है। एक तो सैस्वर वाचन और एक मौन वाचन। ठीक है, किस कौशल की बात कर रहे हैं हम, पठन कौशल की बात कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ए ऑप्शन है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला जो प्रश्न है वो है निदानात्मक परीक्षण उपरांते बालकस्य न्यूनतम परिष्कारस्य शिक्षक विशिष्टम शिक्षणम कारयति तस्य नाम किम। साथियों इसमें पूछा है कि जो निदानात्मक परीक्षण है उसके बाद में बालक की जो कमी है साथियों उनको दूर करने के लिए, ठीक है, जो कमी को दूर करने के लिए शिक्षक एक विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग करता है या देता है, तो वो शिक्षण विधि कौन सी है। तो किसी समस्या को दूर करने के लिए जो इस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उपचारात्मक शिक्षण हम इसको कहेंगे। दोनों प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक। उपचारात्मक निदानात्मक से संबंधित भी दो प्रश्न साथियों फिक्स है, नोट कर लीजिए कैसे। एक तो ये हिंदी भाषा शिक्षण में 100% पूछा जाता है, और एक संस्कृत या फिर साइकोलॉजी भाषा में आपसे पूछा जाएगा। तो निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है साथियों किसी कमी को खोजना, कमी का क्या करना, खोजना, पता लगाना, ये होता है निदान करना। ठीक है, पता लगाना। लेकिन जो उपचारात्मक शिक्षण है ये निदानात्मक परीक्षण के बाद में होता है। जब हम किसी समस्या को खोज लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो उसका दूर करने के लिए समस्या समाधान मतलब उपचार करना जरूरी है। तो इसका उपचारात्मक शिक्षण उसके बाद में होता है। तो मतलब किसी समस्या का समाधान करने के लिए, समाधान करने के लिए इसका क्या किया जाता है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं साथियों, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है बालकस्य मूल्यांकन भवति, बालकस्य मूल्यांकनम भवति। तो जो बालक का है साथियों उसका मूल्यांकन होता है वो कब होता है, केवल जो वर्ष केवलम वर्षे द्वारम वर्षे त्रिवारम या सतत। तो जो मूल्यांकन होता रहता है साथियों वो बच्चे का क्या होता है लगातार होता रहता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया हुआ है वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रियो विधि संति। ये जो वर्णमाला विधि है, शब्द शिक्षण विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है, ये शब्द किसकी विधि है साथियों, ये हमको जवाब देना है। तो ये तीनों जो विधि हैं वो किसकी है, वाचन की है। वर्णमाला, शब्द शिक्षण और वाक्य शिक्षण। अगर दोबारा ये प्रश्न आए साथियों नोट कर लेना कि ये जो शिक्षण विधि है कौन से वाचन से संबंधित है, तो वाचन शिक्षण से संबंधित है। वर्णमाला, शब्द शिक्षण और वाक्य शिक्षण, तीनों की तीनों किससे संबंधित है, ये वाचन शिक्षण से संबंधित। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो है नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है साथी वो है अधीतानाम पाठानाम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। तो जो ये है इसमें सबसे जो प्रबल साधन है साथी उसको हमको बताना है। तो श्यामपट्ट है, पाठ्य पुस्तक है, चित्राणी है, संगणक में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सबसे जो प्रबल माना गया है इन चार ऑप्शनों में से वो है साथियों पाठ्य पुस्तक। ठीक है, क्योंकि ये एक क्या हो बोल सकते हैं इसको मध्यस्थ चर। तीन चर पढ़े होंगे आपने, एक तो होता है आश्रित चर। जो आश्रित चर होता है साथियों, आश्रित चर वो कौन होता है, वो होता है शिक्षार्थी। ठीक है, एक होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर होता है साथियों शिक्षक। और एक होता है मध्यस्थ चर, और मध्यस्थ जो चर होता है साथियों वो होता है कौन होता है,
वो होता है पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है, यत्र प्रश्नेषु द्वयो स्तंभो निर्मीयते, एकस्मिन् स्तंभे एक तथ्य भवति, द्वितीये चापर द्वे तथ्यो परम संबंध भवति, अत्र प्रश्नस्य प्रकार भवति। इसमें जो प्रकार प्रश्न का है वो हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा, ये हमको जवाब देना। तो इसका साथियों जो मेलनम है, एक स्तंभ जब हम दूसरे स्तंभ से, हमने पढ़ा होगा पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ से मिलान करना है, तो ये मिलान चिन्ह वाले जो प्रश्न है इसको क्या बोलते हैं, मेलनम। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हमको ऐसे रिप्लाई करना है साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो साथियों, इसमें थोड़ा ये साइड से कट रहा है तो पूरा प्रश्न इसमें दिख नहीं रहा है। ये है, कस्या परीक्षायां ग्रंथस्य कामपि समस्या प्रस्तुतकृत्य तस्यां छात्राः तर्कवितर्कैः सुहृदतारां प्रकटयन्ति। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शास्त्रार्थ परीक्षा। ठीक है, ए ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न पर साथियों। जो हमारे अंतिम प्रश्न है और इसमें पूछा है, प्राचीन विधिना शिक्षारंभ कश्य उपरांत भवति इसमें। तो साथियों ये जो है इसमें पूछा है कि किस जो हमारा संस्कार है उसमें शिक्षा आरंभ की जाती है। तो साथियों संस्कार की बात करें तो हमारे 16 संस्कार आपने पढ़े होंगे। तो 16 संस्कार में जो शिक्षा आरंभ होती है वो किसके बाद में, अपर इसमें लिख रहा है कसमापर, तो किसके बाद में होती है, तो वो संस्कार है उपनयन। कौन सा, उपनयन। और ये दूसरी नहीं तीसरी बार पेपर में है रीट भर्ती परीक्षा में साथियों। तो ये संस्कार है शिक्षा आरंभ का। उसके बाद में उपनयन से के बाद में क्या होता है, शिक्षा आरंभ होता है। तो 16 संस्कार आपने पढ़े होंगे, उसमें से उपनयन जो संस्कार है उसके बाद में शिक्षा का आरंभ हो जाता है। तो साथियों ये हमारे जो 15 प्रश्न शेष थे उनका हमने एक व्याख्यात्मक एनालिसिस किया है, और 15 जो पहले प्रश्न थे उनका एनालिसिस इससे पहले वाली क्लास में हमने व्याख्यात्मक रूप से कराया है। तो साथियों आपको ये प्रश्न कैसे लगे, व्याख्यात्मक रूप से हमने इनको हल कराया है, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। और साथियों क्लास अच्छी लगी है, जो साथी चैनल पहली बार आया था चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके बाद में आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो साथियों नेक्स्ट वीडियो आपको उपलब्ध नहीं होगी। तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को, और साथियों अपने दोस्तों को शेयर करके इसको लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साथियों मस्त पढ़िए, बिंदास रहिए और बिंदास तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।